हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले बिगनर टू बैंकर कोर्स है बैंकर्स यूनिवर्सिटी का। आपके फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू तीनों लेवल्स की प्रिपरेशन एक ही कोर्स में हो जाती है। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज ही इस कोर्स को लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। इसे लेने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, प्लस कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइडेड है। सबसे पहले एनपीएस वात्सल्य स्कीम। तो एनपीएस स्कीम के बारे में हम जानते हैं, हमने पहले भी बहुत बार बात की है। इवन कि अगर आप कोर्स में हैं तो कोर्स में आप गवर्नमेंट स्कीम्स का भी पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। वो सारी स्कीम्स, लेटेस्ट स्कीम्स, बजट स्कीम्स, आपको सब हमने कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। तो एनपीएस वात्सल्य स्कीम एक तरह से पार्ट है, सब पार्ट है एनपीएस स्कीम का, और इसे यूनियन बजट 24-25 में अनाउंस किया गया था। और ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया, ऑब्वियसली क्योंकि एनपीएस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर ही था। और फाइनली इसे सितंबर 18 में लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत बात उठी थी पीछे, एनपीएस बहुत आपका न्यूज़ में है। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये उन बच्चों के लिए है, माइनर्स के लिए एक स्कीम है कि वो अभी से अपने लिए सेविंग करना शुरू करें, जिससे उन्हें सीनियर सिटीज़न होने पे 60 साल की उम्र के बाद पेंशन आ सके। सो अंडर द एज ऑफ 18 जो माइनर्स होते हैं वो जब अपना पेंशन आने के लिए खाता खोल सकते हैं तो उसे हम एनपीएस वात्सल्य स्कीम बोलते हैं। तो माइनर सिटीजन्स के लिए है, 18 साल से नीचे के लिए। कंट्रीब्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है, मिनिमम 1000 रुपये से आप शुरू कर सकते हो, जितना मर्जी दे सकते हैं। ऑब्वियसली माइनर तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं, वो वैलिड नहीं होता है, तो उनके बिहाफ पे उनके गार्डियन इसको देखेंगे जब तक वो 18 के नहीं हो जाते। जो रिटर्न्स हैं वो मार्केट लिंक्ड रहेंगे, जस्ट लाइक एनपीएस के नॉर्मल खाते में भी वो मार्केट लिंक्ड ही रहते हैं। एंड जैसे ही 18 साल का माइनर हो जाएगा, माइनर से मतलब वो मेजर में हो जाएंगे, तो उसे रेगुलर एनपीएस टियर 1 अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एंड पार्शियल विड्रॉल इसमें से अलाउड है। 3 साल का पहले लॉक इन पीरियड रहेगा, उसके बाद चाहे बच्चा मेजर भी नहीं हुआ है, माइनर ही है, तब भी गार्डियन जो हैं वो भी 3 साल के बाद अप टू 25% का पार्शियल विड्रॉल इसमें से कर सकते हैं। लेकिन वही है कि पर्पज़ रहेगा या तो बच्चे की पढ़ाई है या बच्चे की मैरिज है। मैरिज तो ऑब्वियसली 18 ईयर्स के बाद ही हो सकती है, लेकिन आपने हायर एजुकेशन करनी है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, जिसके लिए बाकी देखिए उसमें हमेशा अलाउड होता है। तो यही 3 रीजंस आपके मोस्टली रहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड फेज ऑफ विकसित कृषि संकल्प अभियान टू बिगिन अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी। तो ये इसको अगर हम लोग बात करें अभियान की, हमने पहले भी बात की है, इसका अब सेकेंड फेज़ लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। तो ये 2 साल, देखिए एक आपके साल में 2 बार किया जाता है ये अभियान, एक बार खारिफ क्रॉप सीजन से पहले और एक बार राबाई से। तो खारिफ आपकी गर्मियों की बेसिकली राइस वगैरह लगती है, और राबी क्रॉप्स आपकी सर्दियों की विंटर, ये जो आपकी वीट गेहूँ लगती है। तो मोस्टली ये खारिफ और राबी सीज़न आपके रहते हैं। एंड अब राबी क्रॉप सीज़न के लिए ये स्टार्ट किया गया है। और देखिए इसमें क्या है, बेसिकली ना ये अभियान इसलिए किया जाता है जिससे फार्मर्स को हर एक चीज़ समझाई जा सके, उन्हें ये बताया जा सके कि एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रही हैं, जैसे ड्रोन्स का आप यूज़ कर सकते हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप की वैरायटीज़ हैं, क्योंकि देखिए आजकल क्लाइमेट का क्या हो चुका है, एकदम ठंड पड़ती है इतनी ज़्यादा, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती है, बारिश, फ्लड्स आ रही हैं। तो इस टाइम पे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स का आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लाया जा रहा है। देन जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको किसान के बेनिफिट के लिए, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, और भी बहुत स्कीम्स हैं, तो इन सम स्कीम्स के बारे में भी उनको एजुकेट करना, उनको बताना इसके बेनिफिट्स क्या है और उन्हें इसमें एनरोल करना चाहिए। उनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम ऑब्वियसली जब हम बताएंगे ऊपर, उनको सारा नॉलेज डिसेमिनेशन करेंगे तो उससे उनकी प्रगति ही होगी। उन्हें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ भी अग्रसर करना, कि वो नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करें, सॉइल हेल्थ का स्कीम भी है आपकी इसके लिए। फार्मर्स के साथ साइंटिस्ट का भी इंटरेक्शन किया जाता है। एंड कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि कोई फेक सीड्स है, गलत काम कर रहा है, जिससे आगे लोगों की भी हेल्थ के साथ गलत हो सकता है, तो उसको भी ख़त्म करना इस अभियान का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम विल रिवाइव इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज एज अ लिविंग लेगेसी एंड अशर इन कल्चरल रिनाइसेंस। तो ये श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कहा है।
तो यहाँ हम ज्ञान भारतम मिशन की बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये आपके इस साल के बजट में ही लाया गया है, इसकी पूरी एलोकेशन की गई है। इसे एलोकेशन दी गई है फॉर 82.85 करोड़ रुपीस की। और जो मिशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स आपके रहेंगे, सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा आपके जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। तो ओवर 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। हमारी सारी जितने म्यूज़ियम, लाइब्रेरीज, हर जगह को बुला के हर चीज़ का सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली किया जाएगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनको कंजर्व और रीस्टोर भी करेगी। इनका पूरा डिजिटाइजेशन किया जाएगा। देखो जो पेपर्स है ना, वो ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड हर चीज़ का डिजिटाइजेशन हो रहा है। डिजिटाइजेशन से हेल्प क्या होती है, एक तो चीज़ प्रिजर्व्ड रहेगी, दूसरा आप कहीं पे भी किसी को भी अवेलेबल रहेगी वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ने के लिए। एंड डिजिटल रिपोजिटरी भी इसके लिए बनाई गई है, कृति संपदा। स्कॉलरशिप और रिसर्च के लिए भी स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के फील्ड में। एंड पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, इसको एक जन आंदोलन बनाया जाएगा, लोगों के में अवेयरनेस लाकर उनको एंगेज करके कि ये देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है, हमारी धरोहर होती है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट की है उन्होंने, सितंबर 11 to 13 को हुई थी ये न्यू दिल्ली में। और इसका थीम था रिक्लेमिंग इंडियाज़ नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। तो इसमें देखिए अडॉप्शन हुआ है दिल्ली डिक्लेरेशन का, तो ये आप याद रखिए दिल्ली डिक्लेरेशन। इसमें क्या है, इसमें इंडिया को एज द लैंड ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट ट्रेडिशंस माना गया है एंड प्लेजेस टू मेक इट अ ग्लोबल हब फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट बाय 2047। तो ये हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। अब देखो कि 2047 तक ना हम ये नहीं है कि हम एक ही फील्ड या 2-3 फील्ड को ले रहे हैं, हम हर फील्ड में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं और वर्ल्ड में ग्लोबल हब हर चीज़ का बनना चाहते हैं। हम अपने कल्चर को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ ज्ञान सेतु मिशन भी लॉन्च किया गया है, जो एक नेशनल AI इनोवेशन चैलेंज है, जिसमें यंग इनोवेटर्स को लाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप इनोवेट करिए न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे हम अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बचा भी सकें, प्रोटेक्ट भी कर सकें और उसको आगे लोगों तक पहुंचा भी सकें। नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन चेन्नई इन 2027। तो ये इंडिया को राइट मिल गई है, जो करंट आपकी हुई थी उसमें। तो डिसीजन जो है ये 4th समिट में लिया गया है कि 5th वाली 2027 में इंडिया में कंडक्ट होगी। जो आपकी 4th समिट है वो रोम इटली में हुई थी अभी सितंबर में 2025 में। एंड ये आपकी समिट क्या है, तो ये समिट एक नॉन पॉलिटिकल वॉलेंट्री, मतलब खुद से जाके कंट्रीज इसमें पार्ट लेती हैं, एंड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड कॉपरेशन अमंग वर्ल्ड्स कोस्ट गार्ड्स एंड मैरीटाइम एजेंसीज। इसे 2017 में जापान कोस्ट गार्ड एंड निप्पॉन फाउंडेशन ने मिलकर एस्टैब्लिश किया था। तो बेसिकली कोस्ट गार्ड्स क्या होते हैं कि कुछ भी अगर आपके मैरीटाइम एरिया में दिक्कत होती है ना, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं या फ्रंट लाइन एक्टर्स होते हैं वहाँ पर। तो उनके लिए बेसिकली ये फोरम बनाई गई थी। इसमें मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, इवन की मैरीटाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इस सब के बारे में बात होती है। अब देखिए जो हम 5th समिट हम लोग होस्ट करेंगे उससे क्या होगा, ऑब्वियसली ग्लोबल लेवल पे ना हम लोगों की डिप्लोमेसी बेटर होती है, हमारे लीडरशिप रोल दिखते हैं कि हाँ अगर हम लोग समिट्स कर रहे हैं तो उसमें क्या होंगे, हम लीडर होंगे, तो हमारे लीडरशिप रोल को भी कहीं ना कहीं हमें दिखाने का मौका मिलता है वर्ल्ड लेवल पे। और देखिए इसके साथ साथ हमारे मिशंस भी है, जैसे कि सागर मिशन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पॉलिसी। तो इन सब को भी बारे में भी हम लोग इन ग्लोबल समिट्स, इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है DFS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इन्होंने एक PSB मंथन 2025 लॉन्च किया है, जो 2-day प्रोग्राम है। और इसमें बेसिकली क्या है कि आपके जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ना, उनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कि ग्लोबल लेवल पर वो इतने अच्छे बन सकें। एंड बहुत देखिए, हम ये नहीं चाहते कि इंडिया में ही हम लोग क्रेडिट बढ़ाएं और इंडिया में ही हम बैंकिंग सर्विसेज दें। हम चाहते हैं हमारे जो PSBs है ना, वो ग्लोबल लेवल पर जाकर सर्विसेज दें, ग्लोबल लेवल पर जाकर क्रेडिट क्रिएशन करें। तो इस सब के लिए ये वर्कशॉप की गई। तो PSB मंथन 2025 एक की ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑर्गेनाइज करती है। बेसिकली इसमें PSBs के जितने भी सीनियर लीडर्स होते हैं ना, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, सब इसमें पार्ट लेते हैं और शेयर करते हैं कि कैसे इंडियन बैंकिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और इस इवेंट में बेसिकली ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पे बात हुई थी
तो अभी क्या है देखिए, हम लोगों का एम है कि 2047 तक, जैसे मैंने आपको कहा ना 2047 तक हर सेक्टर में हमने एम लिया हुआ है। तो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट 1 और 2 यानी 1 या 2 PSBs हमारे टॉप 20 ग्लोबल बैंक्स में आए, तो ये इन लोगों का एम है। उसके लिए टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन होना ज़रूरी है। देखिए अभी भी हमारी ऐप्स अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे ना, बहुत कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से हम बहुत बेटर हैं। इवन कि जितनी जल्दी पेमेंट सेटलमेंट्स इंडिया में होती है ना, UPI हमारा हो गया, उसे तो वर्ल्ड लेवल पे सराहाया गया है। तो इसमें हम लोग और आगे बढ़ के और बेटर कर रहे हैं अपने सिस्टम्स को। कस्टमर सेंट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली देखिए कि कस्टमर का ट्रस्ट होना, डिजिटल एरा है, लोगों के साथ स्कैम्स हो रहे हैं, तो एक्चुअली में आप इन डिजिटल ऐप्स पे लोगों का ट्रस्ट कैसे बनाएंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट ग्रोथ, तो देखिए अगर बैंकिंग बढ़ानी है ना, तो क्रेडिट ग्रोथ, क्रेडिट क्रिएशन तो एक शब्द है जो साथ साथ ही चलता है, क्योंकि क्रेडिट से ही देखो हर एक सेक्टर को आप बेटर कर सकते हो, क्योंकि पैसा जाएगा, फ्लो करेगा उस सेक्टर में, तो वो सेक्टर उठेगा। MSMEs में, हाउसिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तभी तो सरकार स्कीम्स लाती रहती है ना इतनी क्रेडिट रिलेटेड, आपने देखा है हर सेक्टर में, हमने बात भी की है इन स्कीम्स के बारे में। तो इसीलिए क्रेडिट ग्रोथ एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है अगर हम PSPs की ग्रोथ देखना चाहते हैं। एंड वर्क, देखिए गवर्नेंस इश्यूज बहुत रहते हैं, हमने बात भी की थी गवर्नेंस का जब हमने फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में किया था। तो गवर्नेंस जो चैलेंजेस है ना PSPs में, उनको ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेज वर्कशॉप ऑन मिशन अमृत सरोवर। तो मिशन अमृत सरोवर के बारे में हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। जो मिशन अमृत सरोवर है उसे लॉन्च किया गया था 2022 में। तो इसका बेसिक एम क्या है, टारगेट क्या है कि मिनिमम 75 अमृत सरोवर्स आपके पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती हैं, तो ये कहा गया था कि मिनिमम 75 हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री के मिनिमम तो 75 हैं, लेकिन चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना इंडिया में, उसमें से एक तो ले पॉन्ड और लेक, और उसको बिल्कुल आप रेजुविनेट करें, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करें और उन्हें उनकी साफ़ सफाई करें। तो नेशनल टारगेट उन्होंने 50,000 का लिया था बाय अगस्त 15, 2023, और ये टारगेट को उन्होंने सरपास किया था। 68,000 अमृत सरोवर्स अभी तक वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होती है जब एक ही डिपार्टमेंट साइलो में काम नहीं करता है, हर एक मिनिस्ट्री, हर एक डिपार्टमेंट मिल बांट के काम करती है और अपने पार्ट को पूरा करती है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, आप लोग अगर क्लासेस देखते हैं मैनेजमेंट की, तो हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वही है ये। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी देखिए इसमें ज़रूरी है। ऑब्वियसली लोग जब तक साथ नहीं देंगे, क्योंकि आपने साफ़ कर दिया लेकिन उसके बाद मेंटेन भी तो रखना है ना, तो उसमें जन भागीदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टेक्निकल और डिजिटल इंटीग्रेशन, तो देखो आजकल हर चीज़ में हो चुकी है। एंड इवन कि इसके लिए भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसे टेक्निकल पार्टनर बनाया गया है मिशन अमृत सरोवर का। और देखिए इससे लाइवलीहुड्स भी बेटर होंगे और लोकल कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ होंगी। पार्क्स बना देते हैं लोग मोस्टली ना, जब ये पॉन्ड्स अच्छे बनते हैं ना, तो वो एरिया पार्क्स बन जाते हैं, उसके आसपास लोगों के, देखिए लोग आएंगे, जब इतनी जनता आएगी तो वहाँ आसपास लोगों को रोज़गार मिलता है और एनवायरनमेंट भी हमारा बेटर होगा। देन नेक्स्ट है, ओपन सिलेक्शन ट्रायल फॉर कुराश डिसिप्लिन टू बी हेल्ड एट साई CRC भोपाल। तो कुराश डिसिप्लिन क्या है, कुराश एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रेसलिंग है, ठीक है, और ये उज़्बेकिस्तान की रेसलिंग फॉर्म है, और ये काफ़ी देखिए फेमस हो गई पिछले कुछ टाइम से। अगर हम लोग एशियन गेम्स की भी बात करें या आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स की भी बात करें, तो इसके लिए भी ट्रायल्स हेल्ड हो रहे हैं। तो आप बस कुराश देख लीजिए, कुराश क्या होता है। द नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट्स इंडियन विमेन हॉकी टीम ऑन एशिया कप सिल्वर मेडल। तो बहुत देखिए हमारे लिए फ़ख्र की बात है, विमेन एशिया कप 2025 जो कि चाइना में हुआ था, हंगजाऊ चाइना में। तो वहाँ पे इंडियन टीम को उन्होंने फाइनल्स में होस्ट नेशन चाइना के अगेंस्ट वो लोग उन्होंने खेला, और देखिए चाइना हालांकि जीता, लेकिन इंडिया जो है वो सेकंड प्लेस में रहा, उन्होंने सिल्वर मेडल मिला है। Then next है, Prime Minister congratulates Meenakshi on winning gold in 48 kg category at World Boxing Championship 2025
and boxer Jasmine Lamboria on winning gold in the 57 kg weight category at World Boxing Championship 2025। तो 2 गोल्ड मेडल्स हमारे पास आए हैं हमारी कंट्री के पास, बहुत देखिए ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हम प्राउड हैं। तो जो मीनाक्षी जी हैं उन्हें गोल्ड मेडल मिला है एंड उन देखिए उनको किसके एंटी उन्होंने जीता है, उन्होंने हराया है नाजिम कजाबे ऑफ कजाकिस्तान को। और जो जैस्मिन जी हैं उनको भी गोल्ड मेडल मिला है, उन्होंने पोलैंड की जूलिया स्रेमेटा को हराया है। इसके साथ साथ और हमें कौन से मेडल्स आए हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 में, तो हमें नुपुर शेरन जी को 80+ kg कैटेगरी में मिला है सिल्वर मेडल, और पूजा रानी जी को उनको 80 kg वाली आपकी कैटेगरी में मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो 2 गोल्ड मेडल्स एंड हमारे पास 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल टोटल आए हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 में। नेक्स्ट है AIIA सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेस 3 CME प्रोग्राम्स फॉर आयुर्वेदा टीचर्स अंडर आरोग्यान स्कीम। तो आरोग्यान स्कीम के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसका इम्प्लीमेंटेशन और फंडिंग सब कुछ सेंटर देखता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इम्प्लीमेंट कर रही है और इसे फिस्कल ईयर 21-22 में लॉन्च किया गया था। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं आपकी स्कीम के। फर्स्ट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, CME तभी। तो इस कंपोनेंट में बेसिकली क्या है कि जितने भी नॉलेज गैप्स हैं या मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी है आयुष रिलेटेड, तो आयुष होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिगपा एंड होम्योपैथी। तो इससे रिलेटेड कोई भी मेडिकल आपके प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी स्किल्स को और डेवलप करना, उनको बेटर उनके नॉलेज गैप्स को डेवलप करना, बेटर करना, ये सब पार्ट है आपकी इस स्कीम का। देन रिसर्च एंड इनोवेशन, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि इससे रिलेटेड ड्रग्स एंड प्रैक्टिसेस को बेटर किया जाए, रिसर्च की जाए उस फील्ड में, क्योंकि देखो इस क्या है, हम लोगों के पुराने आयुर्वेदा कितना हमारा पुराना वेद है, तो फिर ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोग और डेवलपमेंट करें, क्योंकि अपनी ही धरोहर को हम आगे बढ़ाएंगे इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एज वेल। देन आयुर्वेदा बायोलॉजी इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च, तो इसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इस कंपोनेंट को ऐड किया गया था। बेसिकली एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटिव मेडिकल प्रैक्टिसेस लाई जाएंगी, तो पूरे उस पर रिसर्च की जाएगी और उसमें एविडेंसेस के बेस पे आगे इस प्रैक्टिसेस को लेकर जाया जाएगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जॉइंस प्राइम मिनिस्टर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान टू प्रमोट वुमेन्स हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो आपका स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान अभी चल रहा है और इस अभियान को कोइंसाइड करते हुए लॉन्च किया गया है आपके पोषण माह के साथ। तो 8th पोषण माह यानी कि न्यूट्रिशन मंथ आपका 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा, और सेम ही टाइम आपका स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भी चलेगा। तो इस अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिलके इस अभियान को लीड करेंगी। एंड इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि विमेन और एडोलेसेंट गर्ल्स और चिल्ड्रन तीनों की जो हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन सर्विसेज है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, उसके बारे में काम करना। तो देखिए जैसे इससे पहले हमने कृषि अभियान के बारे में बात की थी, उसमें उनके लिए स्कीम्स रिलेटेड सब कुछ था। अब इसमें सब कुछ आपके विमेन, एडोलेसेंट गर्ल्स और चिल्ड्रन रिलेटेड रहेगा। फीचर्स क्या हैं इस अभियान के? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी, इसमें हेल्थ चेकअप्स किए जाएंगे, स्क्रीनिंग्स की जाएंगी विमेन एंड आपके एडोलेसेंट गर्ल्स, इवन की चिल्ड्रन की, देखने के लिए कि कोई उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये बहुत बढ़ चुके हैं। इवन की जो विमेन में कैंसर ज़्यादा देखे गए हैं, सर्विकल, ब्रेस्ट, ओरल, इन सब को भी उनको स्क्रीनिंग की जाएगी। अनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस, जितनी भी बीमारियाँ ऐसे लगती हैं ना कि ऑब्वियसली उसमें कि जितनी भी बीमारियां उनके लिए एक्चुअली में आगे जाके डेडली हो सकती हैं या फिर नहीं सही टाइम पे उसकी पता लगने से उनके लिए आगे जाके दिक्कत हो सकती है, तो उन सब के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, देखो अगर आपने न्यूट्रिशन रिपोर्ट पढ़ी है तो उसमें भी कि हम लोग चाइल्ड स्टैंडिंग एंड वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा हैं, हमारा सबसे ज़्यादा नंबर्स इंडिया में ही पाए जाते हैं। तो इसलिए चाइल्ड हेल्थ और मैटरनल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किया जाएगा।
अवेयरनेस एंड लाइफस्टाइल प्रमोशन। देखो लाइफस्टाइल से ना बहुत सारी डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब कुछ तो आप लाइफस्टाइल चेंज करके भी अपना बेटर कर सकते हो। तो लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाएगा। देन अगेन हॉलिस्टिक अप्रोच रहेगी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रहेगी। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का काम है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सबको कोलैबोरेट करने को कहा गया है इस अभियान में। और ऑब्वियसली कम्युनिटी एंगेजमेंट। देखो होलिस्टिक अप्रोच और कम्युनिटी एंगेजमेंट ना, ये जन भागीदारी, ये इतने दो अच्छे वर्ड्स हैं ना, हर स्कीम में हर जगह ये बहुत अच्छा है। आप इवन की अगर सजेशन देते हो ना आंसर में, डिस्क्रिप्टिव में, कहीं पे भी आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट 89th जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन फ्रॉम 15 to 19 सितंबर। तो आपका 89th IEC का मीटिंग होगा और इसका फोकस बेसिकली थीम रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई मोबिलिटी, फॉस्टरिंग अ सस्टेनेबल वर्ल्ड एंड बिल्डिंग अ मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड थ्रू स्टैंडर्ड्स। और देखिए इंडिया जो है वो सर्व करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, एज अ ग्लोबल सेक्रेटरीट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट। तो ये बात आप ज़रूर नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के बारे में। तो ये ग्लोबल NPO है। NPO आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बेसिकली सेट करते हैं फॉर एवरी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, घर के हमारे स्विचेस होते हैं, तो इनका क्या स्टैंडर्ड है कि ये ठीक है, स्विच दबाते ही मुझे करंट नहीं लगेगा, ये इनकी क्वालिटी ठीक है, इनका स्टैंडर्ड ठीक है। तो वही स्टैंडर्ड आपकी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन सेट करती है। इसे 1906 में फाउंड किया गया था। ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है, कंफर्म करती है कि जो ग्लोबल सिस्टम्स हैं, जो भी कंट्री हैं, वो इन सब स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उनके कंपोनेंट्स में ये सब फॉलोड है या नहीं है। इवन कि देखिए क्योंकि जब इसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगी कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चर, तो उनको मार्केट एक्सेस मिलती है क्योंकि ग्लोबली ये स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेड हैं और इनोवेशन को भी प्रमोट करती है इस सेक्टर में। देन नेक्स्ट है रक्षा मंत्री अप्रूव्स डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025। तो पूरा उन्होंने मैनुअल दिया है और इस की फीचर्स देख लेते हैं हम इस मैनुअल के। 2009 के बाद अब इसे डेवलप किया गया है और 2025 वर्जन आया है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, काफ़ी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि देखो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी ना हम लोग अब बहुत ज़्यादा इंडिजिनस इक्विपमेंट यूज़ करने लग गए हैं। सो सबसे पहले डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट दिया जाएगा। तो ईज़ ऑफ बिजनेस एक नया चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है और उसमें कहा गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा। MSME से ये लोग काफ़ी बिजनेस लेंगे, कंपोनेंट्स लेंगे। स्टार्टअप्स को भी उठाया जाएगा अलॉन्ग साइड एस्टैब्लिश डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पेनल्टीज़ को रिलैक्स किया गया। देखो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ना इवन की पीयूष गोयल जी ने भी बात की थी, बहुत सारी पेनल्टीज़ हैं, बहुत सारे पहले क्रिमिनल ऑफेंसेस होते थे जिन्हें सिविल ऑफेंसेस बनाया गया, जिसमें सिर्फ पेनल्टीज़ करती गई है और आपको एक्चुअली में उसमें जेल नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा इसे रिलैक्सेशन दी है इन सबको, जिससे हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेटर कर सकें। तो जो मैनुअल है उसमें प्रोविजन ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस को रिलैक्स किया गया है ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो मिनिमम जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं ऑफ 0.1% विल बी लेवाइड पोस्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो ना पार्टी, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ हैं और एक पार्टी कोई भी ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट में, कोई भी कंडीशन या किसी भी पैरामीटर को फुलफिल नहीं करती है, तो उन्हें देना पड़ता है। तो ये आपका 0.1% रहेगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज और इस पर मैक्सिमम कैप करी गई है 5% की ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, या फिर 10% ओनली फॉर इनऑर्डिनेट डिलेज। तो ये इतने तक ही इसको मैक्सिमाइज किया गया है। देन एश्योर्ड ऑर्डर्स, तो एक प्रोविज़न है एश्योर्ड ऑर्डर गारंटी का ऑफ अप टू 5 years और इसे एक्सटेंड किया जा सकता है बाय अनदर 5 years इन स्पेशल केसेस। तो एश्योर्ड ऑर्डर्स रहेंगे, लोगों को, डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को रहेगा कि हाँ हमारे पास एश्योर्ड ऑर्डर आना ही आना है, तो ऑब्वियसली वो लोग भी मार्केट से, देखिए इनको भी इतना ज़्यादा लागत होती है ना पैसे की, क्रेडिट उठाते हैं, तो वो क्यों उठाएंगे जब उन्हें पता होगा, और बैंक्स भी ऑब्वियसली उनको क्रेडिट ईजिली देंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जब उन्हें पता है कि एश्योर्ड ऑर्डर्स हैं। देन हैंड होल्डिंग, यानी कि जो सर्विसेज हैं
विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड शेयर एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट टू असिस्ट कंपनीज, जैसे कि एमएसएमईज जो नहीं आएंगी उन्हें डेवलपमेंट फेज पे असिस्ट करने के लिए जो ऑलरेडी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके थ्रू हेल्प दी जाएगी। देन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया और डिसेंट्रलाइजेशन भी की गई है। जो मैनुअल है वो कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ जो भी हैं आपकी डिफेंस सेक्टर की, उन्हें वो डिसीजंस डायरेक्टली ले सकती हैं। रेड टेपिज्म को कम किया गया है, जो हायरार्की होती है उसे कम किया गया है। तो अगर आपने मैनेजमेंट की क्लासेस देखी हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि हायरार्की का हमने सारा किया था कि उससे दिक्कतें आती है, चैलेंजेस आती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो वो सब कम हो जाएगा। देन स्पेशलाइज्ड प्रोक्योरमेंट रहेगी। स्पेशलाइज्ड गुड्स को विद लिमिटेड रिसोर्सेज वो लोग टेंडर कर सकते हैं। इट अलाउज फॉर लिमिटेड टेंडरिंग फॉर स्पेशलाइज्ड गुड्स विद लिमिटेड सोर्सेज, एंड ये कितने आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, अप टू अ वैल्यू ऑफ 50 लाख रुपीज़ ओनली। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो मैनुअल कहते हैं कि अप फ्रंट 15% ग्रोथ प्रोविजन रहेगा फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डीपीएम वर्सेस हम लोग डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, तो आपका प्रोक्योरमेंट और एक्विजिशन इन दोनों में आपके अलग अलग हैं। जो आपका एक्विजिशन प्रोसीजर है वो 2020 में लाया गया था, और इन दोनों में क्या फ़र्क है वो हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रोक्योरमेंट मैनुअल है ना, उसमें रिवेन्यू प्रोक्योरमेंट्स के बारे में बात आती है, यानी कि आपकी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज डे टू डे फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है ना डिफेंस सेक्टर के, वो आपके डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल में आती है। तो ऊपर हमने जितना भी बात किया है ना वो सब आपकी इनके बारे में नहीं है कि आपके बड़े बड़े हमने जेट्स लेने हैं या सबमरीन्स लेनी है, वो सब नहीं है। जो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए आर्म्ड फोर्सेस को चाहिए वो सारी आइटम्स आएंगी, जैसे कि स्पेयर्स, फ्यूल या एम्यूनेशन। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो 2020 है ना, उसमें सारी कैपिटल एक्विजिशंस की बात होती है, यानी कि जो आपके एसेट्स होते हैं डिफेंस के, जैसे कि फाइटर जेट्स, वॉरशिप, सबमरीन, टैंक्स, तो ये वाली चीज़ें सारी आपकी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में आती है। तो ये डीपीएम और डीएपी का ये फ़र्क आप जान लीजिए। नेक्स्ट है द क्यूमुलेटिव रिपोर्ट मर्केंडाइज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त 2025 इज एस्टिमेटेड एट $349.35 बिलियन, और इसी टाइम पीरियड में जो पिछले साल रही थी वो 329.03 बिलियन थी। तो यानी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ये फिगर्स याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। 6.18% का ग्रोथ देखा गया है। तो हम पहले मर्केंडाइज की बात कर लेते हैं। मर्केंडाइज में जो आपका एक्सपोर्ट्स है वो 184.13 बिलियन है, और पिछले साल सेम पीरियड अप्रैल टू अगस्त 2024 में ये 179.60 था। आप सिर्फ इस साल का अमाउंट और ग्रोथ रेट देख लीजिए, क्योंकि देखिए इतना भी याद रख पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो 184.13 बिलियन है आपके मर्केंडाइज, और 2.52% का ग्रोथ देखा गया है। इसमें जो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं आपके वो बड़े हैं, और काफ़ी उसमें बढ़त देखी गई है 7.35% की। तो मेन अगर मैं मर्केंडाइज में बात करूँ तो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स आपके ज़्यादा हैं। एंड मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स जो हैं, इम्पोर्ट्स भी देखिए बड़े हैं 2.14% से, पर हम देखो हैं तो एक्सपोर्ट्स 2.52 से बड़े हैं, इम्पोर्ट्स आपके 2.14 से, तो यानी कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा परसेंटेज से बड़े हैं। और इम्पोर्ट्स की आपकी वैल्यू रही है 306.52 बिलियन। तो लेकिन अगर मैं अमाउंट वाइज बात करूँ ना तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं 184.13 बिलियन का, और इम्पोर्ट हम कर रहे हैं 306.52 बिलियन का। हमें पता ही है, देखो फ्यूल बहुत मेजर फैक्टर है इसमें हमारा। तो इसका मतलब ट्रेड डेफिसिट है इस पीरियड में, और मर्केंडाइज सेक्टर में वो कितने का आ गया, इन दोनों का गैप है 122.39 बिलियन, और ये पिछले साल से हायर है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट मर्केंडाइज सेक्टर में हमारा बढ़ गया है। तो इम्पोर्ट्स वही है कि देखो ठीक है, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट से बढ़ रहे हैं ज़्यादा परसेंटेज से, पर वो बहुत मिनिस्क्यूल है, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सर्विस सेक्टर, तो सर्विस तो देखो हम लोग हमेशा बेटर परफॉर्म करते हैं, इवन कि उसमें हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। सर्विस सेक्टर ने 10.57% की ग्रोथ दिखाई है। हमारे एक्सपोर्ट्स ने बहुत अच्छा वैल्यू है, 165.22 बिलियन US डॉलर का हम लोगों ने किया है, एंड जो इम्पोर्ट्स है वो सिर्फ 84.25 बिलियन का है। तो इस सेक्टर में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और ट्रेड पर सरप्लस दिखा है इस पीरियड में 80.97 बिलियन डॉलर का। देन अगस्त 2025 में देख लेते हैं।
तो इसमें हमारी परफॉर्मेंस रही है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 69.16 बिलियन के रहे हैं और टोटल इम्पोर्ट्स हमारे 79.04 बिलियन के रहे हैं। और अगस्त में हम लोग ट्रेड डेफिसिट लाए हैं 9.88 बिलियन का। तो देखो अल्टीमेटली तो हम डेफिसिट में ही रहते हैं। और की ग्रोथ ड्राइवर्स हमारे क्या रहे हैं, और सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो इस सेक्टर में बहुत इंक्रीज़ देखा गया है। एंड इंजीनियरिंग गुड्स में जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ड्रग्स एंड फार्माक्यूटिकल्स। लेकिन देखो अगस्त में ना इसके गिरने का एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। हालांकि देखो PLI स्कीम बेनिफिट कर रही है, लेकिन जैसे कि US ने 100% हम पे कई चीज़ों पे टैरिफ्स लगाए हैं, 50% लगाया है, तो उन टैरिफ से ना ड्रग्स एंड फार्मा बहुत, इनको तो ना अभी रिसेंटली भी उन्होंने कहा है कि जितने भी ड्रग्स एंड फार्मा है ना उस पर तो 100% लगाएंगे। तो अब देखो कि इस सेक्टर को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ऑब्वियसली हमारे एक्सपोर्ट्स हैम्पर होंगे, डेफिसिट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इवन कि तभी आपने देखा है कि जो ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं ना इंडिया के, वर्ल्ड जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो उसे गिरा रहे हैं, कम कर रहे हैं ड्यू टू दिस रीज़न ओनली। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया, DPIIT साइंस MOU विद कार देखो ग्रुप टू स्ट्रेंथन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन मोबिलिटी, फिनटेक एंड इमर्जिंग टेक सेक्टर्स। तो जितने भी कार देखो के आगे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंश्योरेंस देखो, रुपी, बाइक देखो, सबके साथ उनका ये साइन हो गया है। और ऑब्वियसली वो जो स्टार्टअप्स हैं उनको इस फील्ड में आगे वो ट्रेनिंग देंगे। देन नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप निस्तार enters Changi Naval Base Singapore to participate in exercise Pacific Reach 2025। तो ये एक्सरसाइज बायएनुअल एक्सरसाइज है और इसे सिंगापुर होस्ट करता है और 2025 के एडिशन में 40 नेशंस के करीब पार्ट लेंगे। तो उसके 2 फेजेस होते हैं, हार्बर फेज जो कि शांगी नेवल बेस सिंगापुर में आपका होगा, एंड सी फेज होगा वो साउथ चाइना सी में कंडक्ट होगा। देन नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर्स ऑफ होलसेल प्राइस इन इंडिया फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो देखिए बेस ईयर इसका 2011-12 रहता है और जो आपका अगस्त 2025 के लिए आया है वो है 0.52%। ये अभी प्रोविजनल होते हैं पर आपको नेक्स्ट मंथ में वो लोग बता देते हैं एक्चुअल, पर अभी प्रोविजनल है वो 0.52% है। हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो जो इन्फ्लेशन है वो उसका पॉजिटिव रेट क्यों आया है, WPI में बेटर क्यों देखा गया है, क्योंकि इससे पहले हम नेगेटिव चल रहे थे, डिफ्लेशन था हमारे पास 2 महीने से, अभी हम लोग 2 महीने के बाद पॉजिटिव में आए हैं। ये हम लोगों ने स्टडी भी किया था, क्लासेस में भी हम लोगों ने लास्ट 5 मंथ्स का पूरा डिस्कस किया था। तो अब हम लोग पॉजिटिव में आए हैं, तो ये महीने के फिगर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स के प्राइजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और नॉन फूड आर्टिकल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स और कुछ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, इन सब की वजह से इसमें री इंक्रीज देखा गया। मेन तो फूड प्रोडक्ट्स ही रहता है। सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। जो फूड इंडेक्स है इसका सब पार्ट है आपका, तो होलसेल प्राइस फूड इंडेक्स, इसमें फूड आर्टिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें भी ईयर इन्फ्लेशन रेट है वो पॉजिटिव हुआ है, 0.21% का देखा गया है। तो आप देखोगे 0.52 में इतना तो इंक्रीज़ आपका फूड का ही है। देन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में भी इन्फ्लेशन रेट आपका 2.55% का रहा है एंड प्राइमरी आर्टिकल्स में 1.60, फ्यूल एंड पावर में हालांकि डिफ्लेशन देखी गई है -3.17% की। फ्यूल एंड पावर सेक्टर में डिफ्लेशन है, लेकिन आपके फूड में, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड प्राइमरी आर्टिकल्स, इन तीनों में आपके इंक्रीज देखा गया है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया माइलस्टोन। तो ये माइलस्टोन्स याद रख लीजिए, आपको पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो माइलस्टोन है कि CSCs हैं जो आपके कॉमन सर्विस सेंटर्स, उसमें 3000 करोड़ रुपीस के लोन आउटरीच हो चुका है, जिसमें 70,000 अंडर सर्व्ड बोरोअर्स की जिंदगियों को बदला है। तो ये लोन आउटरीच प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड और उनके पार्टनर्स हैं जैसे कि पिरामल फाइनेंस, इन सब के बीच में कोलैबोरेशन है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए CSCs बहुत जगह उनका बहुत नेटवर्क है, 5.8 लाख विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं और इन्हीं को उन्होंने इस नेटवर्क के थ्रू उन्हें प्रोवाइड किया है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया है कि जिससे एक्चुअली में वो बिज़नेस बेटर कर सकें। तो प्रोग्राम में जो है इसमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 86 करोड़ रुपीस डिस्पर्स किए गए थे, 24-25 में 1631 करोड़ रुपीस डिस्पर्स हुए हैं और 25-26 में अभी तक 1300 करोड़ रुपीस डिस्पर्स हो चुके हैं अगस्त 2025 तक। तभी ये टोटल आपका मिला के 3000 करोड़ रुपीस का इन्होंने रीच कर लिया है माइलस्टोन।
डिजिटल इंडिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसे जुलाई 1 2015 को लॉन्च किया गया था, और इस जुलाई में इसने आपके लास्ट ईयर 24 में 10 साल भी पूरे कर लिए थे। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेज करती है, एंड इसके बेसिकली विजन एरियाज है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीज़न। तो हर ग्राम पंचायत तक, हर जगह को, तभी तो आपके कॉमन सर्विस सेंटर हर जगह खोले गए हैं कि लोगों को हर जगह वो अपना काम करवा सके। एंड गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, तो क्या होता है, देखो हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री की हर सर्विस ना आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो इसलिए उसका एक्सेस लोगों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू देना। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, देखो ये जो ऐप्स है ना, आपको CSC भी जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ आपके फ़ोन पे चलती है आज के टाइम में। हर चीज़ का एंड्रॉयड और iOS वर्जन वो लोग निकालते हैं, और जिससे वो चाहते हैं लोगों को खुद वो लोग डिजिटली लिटरेट हों और वो खुद से ये काम कर सके। नेक्स्ट है स्वच्छता अभियान 2025। तो इसे लॉन्च किया गया है सितंबर 17 से अक्टूबर 2 तक ही आपका चलेगा, और इसका थीम या टाइटल है स्वच्छता ही सेवा 2025। तो जितने भी ना रिसेंट आप शायद सुन भी रहे होंगे, या PIB अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी था, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री आपकी इस टाइम इस अभियान को चल रही है। बेसिकली इस अभियान में क्या है कि वो लोग, सफाई सिर्फ यही नहीं है कि मेरे को गंदगी ऐसे साफ़ करनी है कि डस्ट है या नहीं, उन्हें अपना पेंडिंग काम भी क्लीन करना है, वो सब भी इसी के अंदर आता है। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। 5 की पिलर्स हैं इस अभियान के। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लीनिनेस टारगेट यूनिट्स, तो इसमें क्या है, बेसिकली ब्लैक स्पॉट्स निकाले गए हैं जिन्हें उन्हें क्लीन करना है। ब्लैक स्पॉट्स हैं आपके जो कि नेग्लेक्टेड डर्टी एरियाज़ हैं, जो कि चाहे वो काम से रिलेटेड हैं, कई बार होता है ना कि ये ज़रूरी काम नहीं है या ये एरिया यूज़ नहीं होता है, उसको साफ़ करना है, मैप करना है, और उनको बिल्कुल आपने क्लीन और यूजेबल स्पेसेस में कन्वर्ट करना है। जैसे कि दिल्ली की भालसुआ डंप साइट है, इट हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर रेमेडिएशन एंड ब्यूटिफिकेशन। पब्लिक स्पेसेस को भी क्लीन किया जाएगा, उसके लिए भी इसमें किया जा रहा है अभियान के अंदर। मार्केट्स, पार्क्स, आपके ट्रांसपोर्ट हब, इन सबको भी क्लीन किया जाएगा। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, तो ये कैंप्स लगाए जा रहे हैं फॉर वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, उन्हें सफाई मित्रास कहा जाता है। उन्हें हेल्थ चेकअप्स दिए जा रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स के बारे में अवेयर किया जा रहा है। मैंने आपको कहा ना, अभियान में ये नहीं होता, अभियान में गवर्नमेंट स्कीम्स हर एक फेसेट को वो पकड़ते हैं। क्लीन ग्रीन उत्सव, तो इको फ्रेंडली एंड ज़ीरो वेस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेशन एंड फेस्टिविटीज़ के, अब जैसे देखिए फेस्टिवल सीज़न है, तो इसमें बेसिकली वो कहते हैं आप मनाओ लेकिन साफ़ रहते हुए बनाओ, गंदगी मत फैलाओ। एंड एडवोकेसी अवेयरनेस, तो देखो लोगों के अंदर लानी ज़रूरी है। सफाई कर देंगे लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन किसने करना है, लोगों ने ही तो करना है। तो इसमें लोगों की भी पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी को लाने को कहा गया है, और इवन की कैंपेन चलाया गया है, 1 दिन 1 घंटा एक साथ आप सफाई के लिए आइए आगे। स्वच्छ भारत मिशन, हम लोग फेज़ 2 ग्रामीण की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है वो आपका 2021 से 25-26 तक ग्रामीण लॉन्च किया गया था, और उसी के अंदर, क्योंकि देखिए स्वच्छता मिशन की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए यहाँ पे। तो इसमें क्या है, ये विलेजेस को ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस पे फोकस कर रहा है। फेज़ 1 ODF था, फेज़ 2 में ODF प्लस लगाया गया है। तो इसमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है आपके रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी, इन सब पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है EPFO ऑफिसर सेलेक्टेड फॉर प्रेस्टिजियस वर्ल्ड बैंक मिल्किन इंस्टीट्यूट प्रोग्राम, और ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है बाय PDU NASS। तो ये श्री विवेकानंद गुप्ता जी हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया है फॉर प्रेस्टिजियस पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसे वर्ल्ड बैंक और मिल्किन इंस्टीट्यूट मिलके कंडक्ट करते हैं, और हर एक कंट्री से उनके जो भी ऑर्गेनाइज रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वहाँ से वो लेते हैं, जिनको भी उन्होंने ट्रेनिंग देनी है। तो जो ये प्रोग्राम है PFAM, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडरशिप इनिशिएटिव है जिसमें प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाता है, और इसमें 16 पार्टिसिपेंट्स होते हैं फ्रॉम 13 कंट्रीज़। तो हमारे पार्टिसिपेंट श्री विवेकानंद गुप्ता जी रहेंगे, एंड वो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, एंड उन्हें नॉमिनेट किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी यानी कि PDU NASS ने।
और इसे प्रोग्राम को बेस बिजनेस स्कूल होस्ट करता है। चलिए, आपका पार्ट 1 ख़त्म हुआ है और पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि अब आपको जैसे कि लास्ट 1 मंथ है तो आप बिल्कुल डीप न्यूज़ हम सारी कवर करेंगे। तो पार्ट 2 में मैं आपके लिए अगले न्यूज़ के सारे लेकर आएंगे, हम कवर करेंगे। आप तब तक के लिए RBI मॉक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैंकर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए अवेलेबल है। ये मॉक्स इनिशिएटिव है ऑफ बिगनर टू बैंकर कोर्स टीम एंड ये आपके मॉक्स, इसमें सारे सेक्शनल मॉक्स रहेंगे, वो कवर करेंगे हर सेक्शन को। और आप GA के स्पेसिफिकली मॉक्स ज़रूर दीजिए। क्या होता है कि हम ना कई बार मॉक्स हमने वैसे चाहे वो कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो, लेकिन हमने मॉक में पढ़ा होता है ना, तो हमें याद रह जाता है और एग्जाम में बहुत बार होता है कि आपके मॉक्स के ही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। सो वाई बाई दीज मॉक्स व्हेन यू कैन हैव देम फॉर फ्री। और इन मॉक्स को देने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइडेड है।